नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर है। अपने इस दौरे के दौरान वे शाम को 4:30 पर नागरकोइल में भव्य रोड शो करेंगे। इस रोड शो को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। यह रोड शो खास तौर पर कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की मजबूती दिखाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें इन सीटों के उम्मीदवार एनडीए के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधे संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की अपील भी करेंगे। तो पार्टी नेताओं का मानना है कि इस कार्यक्रम से दक्षिण तमिलनाडु में चुनावी माहौल एनडीए के पक्ष में और मजबूत होगा। स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। सुरक्षा के भी यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु में चुनावी रैली करेंगे। कन्याकुमारी की 6 सीटों पर एनडीए की ताकत का आज प्रदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। नागरकोइल में आज पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर मुख्यमंत्री बिड़ला सभागार में पहुंचेंगे। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है। नारी शक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को ये कार्यक्रम जो है वो समर्पित है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बिड़ला सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन में शिरकत करेंगे, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो क्या कुछ आज इस सम्मेलन में रहने वाला है? जी सच्चे आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बड़ा कार्यक्रम है जो बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहेंगी, पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी की जो महिला विंग की कार्यकर्ता है वो तो रहेंगी। इसके साथ ही एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं, अलग अलग सेक्टर में अपनी भूमिका के दम पर अपना नाम रोशन करने वाली, प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं, तमाम वो महिलाएं आज मौजूद रहेंगे। इस दौरान चर्चा होगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, उस अधिनियम को लेकर जिसका देश की आधी आबादी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आजाद भारत में बड़ी ये लगातार चर्चा होती थी, राजनीतिक पार्टियां दावे करती थी साक्षी की आधी आबादी है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक एक एक्सरसाइज होती रही, बातें होती रही। लेकिन आज वो पल, वो क्षण आ गया है जब देश की आधी आबादी अपना हक पाने जा रही है। 33% आरक्षण उनको मिलेगा और एक बड़ा जिसका एक मैं कह सकता हूँ कि जरूरत थी, क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी निर्णयों में नहीं बढ़ेगी, राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ेगी, हर क्षेत्र में भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। ऐसे में अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो आधी आबादी को आपको उसका हक देना होगा, उसका अधिकार देना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णयों में इसकी भूमिका को अहम बनाना होगा। इसी दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 पर बिड़ला सभागार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पर मौजूद रहेगी। उसके साथ ही सांसद मंजू शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अब खबर बिहार से, जहां सम्राट चौधरी आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन के जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे से होगा। सम्राट के साथ जदयू विधायक विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम की आज शपथ लेंगे। समारोह में कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो सम्राट के शपथ के साथ ही
बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली ये पहली सरकार होगी। तो बिहार में ये परिस्थिति नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने और उनके इस्तीफे के बाद बनी। नीतीश कुमार ने सोमवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री पद पर थे और अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पद की वे शपथ लेंगे और इसी के साथ डिप्टी सीएम भी आज शपथ यहां पर लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में सुबह 11 बजे से होगा और इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया, उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो बिहार को बीजेपी का पहला सीएम आज मिलने जा रहा है। सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लोक भवन में किया गया है और सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी और आज वे शपथ ग्रहण करेंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में इस अहम विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन को संबोधित करेंगे और सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए विस्तार से जानकारी देंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में इस बिल पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार की ओर से इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। तो वहीं राज्यसभा में इस बिल पर 18 अप्रैल को चर्चा और मतदान प्रस्तावित है। उच्च सदन में इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। इसके अलावा सरकार राज्यसभा में 16 और 17 अप्रैल को उपसभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी करने की योजना है, जिससे सियासी गतिविधियां और तेज हो गई है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर साझा रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई है। यह मुद्दा लंबे समय से भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर बड़ा बदलाव किया है और अब विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर 4 ऐच्छिक विषयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र में लागू होगी। नई प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को अब 2 विकल्प मिलेंगे। वे चाहे तो पहले की तरह 3 ऐच्छिक विषयों के साथ 2 अनिवार्य विषय रख सकते हैं या फिर 4 ऐच्छिक विषय लेकर केवल 1 अनिवार्य विषय का चयन कर सकते हैं। इस बदलाव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप माना जा रहा है। तो जयपुर से खबर है, जहां 11वीं में अब 4 ऐच्छिक विषयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। 4 ऐच्छिक विषयों के साथ यहां पर अभ्यर्थी पढ़ाई कर सकेंगे। तो आरबीएससी का बड़ा फैसला सामने आया है। विषय इनको एडिशनल 1 विषय और मिलेगा। तो जो इन्होंने विषय चयनित किए हैं तो निश्चित रूप से स्कूलों में भी ये अतिरिक्त विषय के प्राध्यापक रखने पड़ेंगे, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बच्चों को बहुत जो है एक अभी तक तो राज्य में ही सीमित रहते थे, अब केंद्रीय स्तर के आधार पर उनको एक जो है सीबीएसई के पैटर्न पर आगे बढ़। और अब झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झुंझुनू जिले के पिलानी थाना क्षेत्र के गांव में 4.5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब 45 से 50 साल का आरोपी बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर गांव के बंद पड़े सरकारी स्कूल के खंडर में ले गया। कुछ देर बाद परिजन और ग्रामीण बच्ची को ढूंढते ढूंढते स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने आरोपी को बच्ची के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया और तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पिलानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अब हिरासत में ले लिया गया है। सीआई चंद्रभान ने
यहाँ पर बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बंद बड़ी खंडर स्कूल के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ लैंगिक अपराध होना सामने आया है। मौके पर बच्ची को ढूंढते हुए उसके परिजन गांव वाले पहुंचे थे। मौके से आरोपी को भी गांव वालों ने पकड़ लिया था। पुलिस को सूचना दी और आरोपी की चोटें लगी हुई थी। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके गई, उसका इलाज करवाया और उसको डिटेन कर लिया है और बच्ची का प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा है और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत गंभीर अपराध है। और अब बारां जिले के अंता से खबर है, जहां अंता क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर स्थित काली सिंध नदी की पुलिया इन दिनों वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहां पुलिया के मरम्मत कार्य के चलते वन वे यातायात किया गया है, जिसके कारण आए दिन लंबा जाम लग रहा है। जानकारी के अनुसार पलायथा स्थित काली सिंध नदी पर बनी डबल पुलिया में से एक पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण कई दिनों से मरम्मत कार्य चल रहा है। ऐसे में दूसरी पुलिया से ही दोनों ओर का यातायात संचालित किया जा रहा है। इसी बीच भूसे से भरे ओवरलोड वाहन पुलिया पर फंस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। हालात यह है कि कई बार वाहन चालकों को 2 से 3 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर जाम लगने से आमजन और परिवहन से जुड़े लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे अधिकारियों की ओर से यहां पर्याप्त सुरक्षा या ट्रैफिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्थिति यहां पर और बिगड़ रही है। तो वहीं पुलिया का मरम्मत कार्य भी धीमी गति से चल रहा है, जिससे समस्या का समाधान फिलहाल दूर नजर आ रहा है। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू के नवलगढ़ जिला अस्पताल में हुए करीब 12 लाख के ह्यूमन एल्ब्यूमिन इंजेक्शन चोरी के मामलों में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिस मामले को परिजन साजिश बता रहे थे, उसका राज यूपीआई ट्रांजैक्शन आरोपी देवेंद्र ने खोल दिया है। पुलिस ने आरोपी छात्रा दीपाली के बैंक खातों की जांच के बाद अस्पताल में डायलिसिस टेक्नीशियन देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई अजय सिंह ने बताया कि दीपाली के मोबाइल की जांच में सामने आया कि उसके खाते में देवेंद्र सिंह द्वारा कई बार रकम ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र सिंह निवासी खाखोली सीकर को दबोच लिया। आरोपी जुलाई 2024 से अस्पताल में संविदा पर तैनात था, जिसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद बर्खास्त कर दिया गया है। दीपाली जब अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी, तभी देवेंद्र ने उसे अपने जाल में फंसाया और इंजेक्शन चोरी के इस काले धंधे में शामिल कर लिया। पीएमओ साहब मैंने सब जी, उन्होंने एक हॉस्पिटल से ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो इंजेक्शन है उसके चोरी होने के संबंध में 323 इंजेक्शन का फिगर बताया उन्होंने। चोरी होने के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें अनुसंधान के बाद में पहले दीपाली कुमावत है वो उसको अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करके जेसी भेजा गया था। उसी के क्रम में है वो आगे फर्दर अनुसंधान करके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उसमें एक देवेंद्र नाम का लड़का उसको डिटेन किया गया और उससे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आगे किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ। पहले इंटर्नशिप में यहाँ अमेरिकी सेना ने मंगलवार को दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के लिए उसने 10,000 से ज्यादा सैनिक और करीब 12 नेवल शिप तैनात किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज यहां रास्ता पार नहीं कर पाया। 6 व्यापारिक जहाज आगे बढ़ रहे थे, वे अमेरिकी सेना के आदेश पर लौट गए। यह कार्रवाई उन सभी जहाजों पर लागू है जो ईरान के बंदरगाहों में जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, चाहे वे किसी भी देश के हों। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मंगलवार को ईरान से जुड़े 4 जहाज इस रास्ते से गुजरने में सफल रहे। इसी बीच दूसरी तरफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर पर पहले दौर की वार्ता हुई है। यह सकारात्मक बताई गई है और दोनों अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हुए हैं। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता का दिन या समय अभी तक तय नहीं किया गया है। राजस्थान की लॉन टेनिस टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कपासन से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। इस टीम को मेवाड़ी परंपरा से शानदार विदाई दी गई है और हर किसी का विश्वास है कि ये खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय
लॉन टेनिस प्रतियोगिता अंडर 14 की जो होने जा रही है। ये कैंप हमारा कप्पासन में बहुत ही अच्छा रहा है और सुविधाएं तो हमें हर जगह मिलती है, लेकिन जो ग्रामवासियों का प्रेम विश्वास जो हमें यहाँ पे मिला वो हमें कहीं नहीं। यहाँ कैंप में सिलेक्ट हुआ हूँ मैं राजस्थान की टीम में और अब मैं दिल्ली जाऊंगा नेशनल्स खेलने। मुझे बहुत खुशी है और वहाँ पे जाकर बस यही रहेगी कि हम अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन। कि मैं नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करने आया हूँ और हम 5 लोग राजस्थान टीम में सिलेक्ट हो गए हैं। हमारा पूरा गोल है कि हम गोल्ड मेडल। मैंने यहाँ पे राजस्थान टीम के साथ में प्रैक्टिस करी है नेशनल टूर्नामेंट के लिए और ये होप करती हूँ कि वहाँ जाके हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। हम लोग राजस्थान की टीम में सिलेक्ट हुए, बहुत खुश हैं। वहाँ पे हम अपना पूरा जोर लगाएंगे जीतने के लिए नेशनल्स और होप मोस्ट कि हम मेडल आए। हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, मूवी तो फर्स्ट है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 30 सदस्य पद के लिए चुनाव 22 अप्रैल को होंगे। चुनाव को लेकर प्रदेश भर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रत्याशी अधिवक्ताओं के बीच जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सदस्य पद के उम्मीदवार सुशील शर्मा झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर समर्थन मांगा है। इस दौरान उन्होंने वकीलों के वेलफेयर से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं और पेंशन व्यवस्था लागू करना, युवा अधिवक्ताओं के लिए राजस्व न्यायिक सेवा कैडर का गठन और हर ग्राम पंचायत में युवा वकीलों को लीगल एडवाइजर के रूप में स्टाइफंड देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्रमुख योजनाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायिक सेवा कैडर बनेगा तो युवा अधिवक्ताओं को अधिकारी बनने का यहाँ पर मौका मिलेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 22 अप्रैल को चुनाव है, तो अधिवक्ता साथियों से संपर्क कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अधिवक्ताओं ने बहुत भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है और बड़े ही उत्साहजनक तरीके से लोगों ने यहाँ मिलने का मौका मिला है। और हमारा उद्देश्य ये है कि वकीलों के वेलफेयर के लिए हम बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन स्कीम्स और दूसरी सुविधाएं बेहतरीन तरीके से मिले और सरकार भी उतना हिस्सा करे जितना बार काउंसिल अपने फंड से कर रही है। दूसरा, युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक युवा अधिवक्ता को 10,000 रुपये स्थायी फंड के ऊपर ट्रेनी एडवोकेट के रूप में वहाँ रखे, लीगल एडवाइजर नियुक्त करे, जिससे ग्राम पंचायत के हमारे अधिकारी हैं उनको ये पता रहे कि उनकी संवैधानिक ताकत क्या है, संविधान ने उनको क्या क्या पावर दे रखे हैं और गांव के अंदर वो पंचायत क्षेत्र के अंदर लीगल लिटरेसी कार्यक्रम चलाएं। और साथ ही राजस्व न्यायिक सेवा, आज गरीब किसान सुबह आता है, शाम को तारीख लेके चला जाता है और वो लोग फैसला कर रहे हैं जो कानून जानते नहीं है। और अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां स्टेट हाईवे 120 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। चंबल गेता पुल की घटना ये पूरी है, जहां बाइक सवार की मौत हो गई है, 2 गंभीर घायल हुए हैं। इटावा पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों और मृतक की पहचान में जुटी हुई है। इटावा उपजिला अस्पताल में गंभीर घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो चंबल गेता पुल के पास घटना हुई और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई है, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो स्टेट हाईवे 120 पर भीषण सड़क हादसा हुआ।